हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 9th का हिस्ट्री का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका चैप्टर 7। दोस्तों, मैंने इसके पार्ट 2 जो बोले थे कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चैप्टर 6 का करने के लिए उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, इसके कारण नहीं अपलोड कर पाए। कुछ समय में उसका भी अपलोड कर देंगे। तो हम लोग चलते हैं, पहला देखते हैं इकाई 7 का शांति का प्रयास। शांति का प्रयास क्या है? शांति का प्रयास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए, सिर्फ 9th क्लास के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। ये जो किसी तरह का रेलवे के RRB के लिए जो तैयारी करते हैं, SSC का तैयारी करते हैं और BPSC का तैयारी करते हैं, उसमें भी इस सारे एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि राष्ट्र संघ से है, राष्ट्र संघ है जो विदेशी नीति के तहत आता है, इसलिए इससे क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाते हैं। तो उन लोग भी आप देख सकते हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, उनको भी इससे बहुत मदद मिलेगा। तो हम लोग आज से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक चैप्टर 7 शांति के प्रयास। किसके प्रयास? शांति के प्रयास है। जो चैप्टर 7 है, इसका जो पार्ट 1 है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं राष्ट्र संघ क्या है। लीगल ऑफ नेशन किसे कहते हैं? राष्ट्र संघ, लीगल ऑफ नेशन। राष्ट्र संघ, लीगल ऑफ नेशन। कह रहा है, कौन रहा है? कह रहा है। कौची रहा है? कह रहा है। प्रथम विश्व युद्ध, कौन विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ। ये सही बात है कि 1918 में क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। परंतु इस युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न समस्याओं विजित राष्ट्रों के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती भरी थी। और जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में ख़त्म हुआ था, वो स्टार्ट कब हुआ था? 1914 में स्टार्ट हुआ था। जो ये क्या चीज़ था, जो पूरे विश्व के लिए एक अलग सा व्यापक रूप थी। परंतु इस युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न समस्याओं विजित राष्ट्रों के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती भरी थी। ये जो राष्ट्र था ने, जो विश्व के लिए साथ साथ ने पूरे विश्व के लिए बहुत चुनौतियां था कि इससे किस तरीक़ा से उभरा जाए। यद्यपि इस समय करा कि युद्ध के उपरांत संसार के सभी नेताओं की इच्छा भी थी कि विश्व में शांति की स्थापना हो। आज विश्व में सभी लोग चाहते थे कि क्या बना है, विश्व में क्या बना रहे? शांति बना हुआ रहे। यद्यपि इस समय तक यूरोप में किसी ऐसी प्रभावशाली संस्था का अभाव था जो पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों को झगड़े का समाधान कर युद्ध को टालने का सार्थक प्रयास करते थे। यही कारण था कि युद्ध को धीरे धीरे वहाँ के लोग क्या करें, युद्ध को टालने के लिए क्या करने लगे, प्रयास करने लगे। क्यों युद्ध को टालने में प्रयास में रक्त में लगे? क्योंकि जब आपको भी पता है लड़ाई होता है, उसके पहले बहुत ही क्या रहते हैं लोग, गुस्साए में रहते हैं, गर्मी में। और जब लड़ाई होता है उसके बाद लोगों को क्या होता है? पछतावा होता है कि बेकार लड़ेंगे ही नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसी प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में जितने राष्ट्र के नेता लड़े थे उनको भी यही पछतावा हो रहा था। जो पारस्परिक वार्ता के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों में झगड़ों के समाधान का युद्ध को टालने का सार्थक प्रयास करती थी। यही कारण था कि अब युद्ध को क्या करने के, रोकने के लिए यहाँ लोग प्रयास करने रहे थे। अतः युद्ध के आरंभ से ही इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन हो। इसलिए विश्व के लोगों ने, नेताओं ने, बड़े बड़े लीडरों ने कहा कि विश्व को शांति बनाने रखने के लिए एक संगठन बनाना चाहिए, जिस पर उस संगठन के द्वारा सभी विश्व के सभी देशों पर क्या रखा जाए, नियंत्रण रखा जाए। और उसी नियंत्रण से क्या होएगा, विश्व शांति कायम रहेगा। परंतु युद्ध के तनाव भरे माहौल में यह संभव नहीं था। जब उस समय 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ था, समाप्त हुआ था, उस समय युद्ध का माहौल बना हुआ था, जो कि जिससे यह संभव नहीं था कि ऐसा हो पाए। ये तत्व 1919 में
ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यही कारण हुआ कि 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था, तो इस युद्ध से क्या हुआ, इसके बाद एक शांति सम्मेलन बनाया गया, शांति, जिसका नाम पड़ा राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 1919 में करवाया गया। नींव पड़ी, स्थापना की नींव पड़ी यानी कि पूरा लागू नहीं हुआ, यानी कि ऐसा प्रस्ताव रखा गया। इसका मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रीय वुड्रो विल्सन को जाता है। अब मेन रूप से इसका भूमिका राष्ट्र संघ को बनाने के लिए मेन भूमिका किनका था? वुड्रो विल्सन का था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्र संघ की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? वुड्रो विल्सन। तो कैसा ये बात है? ध्यान देने योग्य बात, यानी कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिससे आपसे को 1 नंबर ये दिलाएगा। जिन्होंने अपने 14 सूत्री प्रस्तावों में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिए, अतः विभिन्न योजनाओं को मिलाकर 10 जून 1920 ईस्वी को राष्ट्रीय संघ, जिसको कहते हैं लीगल ऑफ नेशन, अस्तित्व में आया, यानी बनकर सामने आया। तो हम कह सकते हैं, कह सकते हैं हम आपको एक पेपर के माध्यम से समझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हुआ। तो 1919 में पूर्ण रूप से प्रथम विश्व फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो गया। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या नाम था? उनका नाम था वुड्रो विल्सन। कौन विल्सन? वुड्रो विल्सन। इन्होंने कै सूत्री किया? 14 सूत्री का प्रतिपादन किया, यानी कि इस राष्ट्र संघ में, कौन संघ में? राष्ट्रीय संघ में स्थापना लेने के लिए या इसमें सम्मिलित होने के लिए इस 14 सूत्र जो नियम था, इन नियमों को क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। तब कहाँ आप सम्मिलित होंगे? राष्ट्र संघ में होंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्र संघ के मेन भूमिका में राष्ट्र संघ किसके द्वारा बनाया गया? वुड्रो विल्सन के द्वारा। कै सूत्री थे? 14 सूत्री थे। इसका नाम क्या था जो बना था संगठन? राष्ट्र संघ बना था। कब स्थापना हुआ? तो स्थापना हुआ 10 जून 1920 में। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 10 जून 1920 में। किसके द्वारा करवाया गया? वुड्रो विल्सन के द्वारा। कितना सूत्री प्रतिपादन था? 14 सूत्री का प्रतिपादन था। क्या ना राष्ट्र उस समय 1920 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो वुड्रो विल्सन हुआ करते थे। ये कब बना? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना। राष्ट्र संघ क्यों बना? तो राष्ट्र संघ विश्व में शांति बनाए रखने के लिए क्या हुआ था? बना था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम आगे चलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लीगल ऑफ नेशन कहते हैं। लीगल ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ कहते हैं। कह रहा आगे, राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था? राष्ट्र संघ बना तो उसका उद्देश्य, कोई चीज़ संगठन बनता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। तो ये राष्ट्र संघ बना तो इसका क्या उद्देश्य था? तो कह रहा राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना तथा युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान करना था। राष्ट्र संघ का स्थापना क्या था? तो राष्ट्र संघ का स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना तथा युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान करना। यानी कि अगर किसी देश में युद्ध का माहौल बने तो उस माहौल को, युद्ध के माहौल को राष्ट्र संघ की मदद से क्या कर दे? शांति करके या समझौता कराकर या मध्यस्थता कराकर उस दोनों देशों को लड़ने से क्या कर दे? बचा दे। इसी के नियमित राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय के प्रति विश्वास पैदा करने तथा युद्ध के पूर्व एवं बाद में की गई संधियों को लागू करने का प्रयास किया गया। यही कारण था कि जो जिसमें संधि हुआ था, 14 सूत्री प्रतिपादन था। कै सूत्री था?
14 जो सूत्री प्रतिपादन किया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा, कब किया गया था? 14 जून 1920 को किया गया था, जिसमें इस 14 सूत्री था, इसका क्या कराना? पूरे देश में लागू कराना। युद्ध जनित आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करना भी राष्ट्र संघ की प्राथमिकताओं में शामिल था। जो आर्थिक स्थिति से भी अगर कोई देश जूझ रहा है, उस आर्थिक स्थिति को भी खत्म करना किसका उद्देश्य था? राष्ट्र संघ का उद्देश्य था। राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र, अब राष्ट्र संघ बना तो उसमें कोई न कोई तो सदस्य राष्ट्र होंगे। कितने राष्ट्र सदस्य थे, कौन कौन से शामिल थे, किनके द्वारा बनाया गया, इस सभी के बारे में हम लोग को जानना है। राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र, चूँकि इस संस्था की स्थापना युद्ध के उपरांत हुई थी। जो इस संस्था का जो हुआ था स्थापना किसके बाद हुआ था? युद्ध के उपरांत हुई थी। फलतः प्रारंभ में इसमें विजित अर्थात मित्र राष्ट्र जो विजय हुए उसका राज्य जो था मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। ये कौन राष्ट्र के अंतर्गत आते थे? मित्र राष्ट्र के अंतर्गत। कौन कौन? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस मित्र राष्ट्र थे आदि। तथा युद्ध के दौरान तटस्थ रहने वाले कुछ राष्ट्र ही शामिल थे। यहाँ कोई राष्ट्र होता था उसमें जो शामिल रहता था, जो कुछ ही राष्ट्र शामिल थे, जिनकी संख्या 31 के करीब थी। टोटल कितने राष्ट्र शामिल थे? शुरू में जब बना राष्ट्र संघ तब मात्र 31 राष्ट्र शामिल थे। बाद में इसके सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 60 हो गया। पहले कितना? राष्ट्र संघ जब बना तो राष्ट्र संघ में सबसे पहले कितने सदस्य थे? तो राष्ट्र संघ में सबसे पहले 31 सदस्य थे। इसके बाद कितने सदस्य शामिल हो गए? इसके बाद फिर टोटल सदस्य कितना हो गए? 60 हो गए। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि जब राष्ट्र संघ बना था तो उसमें राष्ट्र संघ में राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? तो 31 थी। जब राष्ट्र संघ बन के तैयार हुआ उसके बाद कितना हो गया? 60 हो गया। राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि वह देश स्वतंत्र होना चाहिए। यानी कि राष्ट्र संघ बनने के लिए सबसे पहला रूल होना चाहिए कि क्या होना? स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के साथ गुलाम नहीं होना चाहिए था। तो आप ही बताइए, क्या उस समय 1920 ईस्वी में क्या भारत राष्ट्र संघ का सदस्य होगा? तो आपका जवाब आया कि नहीं सर, ये कैसे होगा? हम कि क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें उस समय क्या था? भारत क्या था? गुलाम था। कौन था? गुलाम। किसका? अंग्रेज का क्या था उस समय? गुलाम था। और राष्ट्र संघ में शामिल होने के लिए रूल क्या था? सबसे पहला रूल कि क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। तो बोल सर 1920 में जब भारत राष्ट्र संघ जो था स्वतंत्र है, ये नहीं था भारत स्वतंत्र, तो शामिल कैसे होगा? यानी कि इसका जवाब यह निकला कि भारत राष्ट्र संघ जब बना था तो उसमें इसका सदस्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यह आज़ाद नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, ये गुलाम था। किसका? अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का। तथा प्रभुत्व संपन्न हो तथा राष्ट्र संघ के 2/3 सदस्य उसे संघ में शामिल करने पर सहमत हो। और ये दूसरा था कि जब राष्ट्र संघ हो तो उसके जो राष्ट्र स्वतंत्र होने के साथ साथ और क्या था? तो उसके जो संसद भवन होगा उसमें 2/3 यानी 2/3 सदस्य जो है उसका जो MLA हैं, विधायक हैं, वो क्या होना चाहिए? जो मंत्रिमंडल के हैं सदस्य हैं मंत्रिमंडल के, वो 2/3 यानी कि अगर 3 लोग हैं तो 2 लोग का क्या होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यदि 330 विधानसभा कोई सीट है किसी संसद में तो उसका 2/3 भाग यानी कितना बार में कट गया? 110 बार में, तो कितना आया? 11 दूना 22 यानी 200। 330 में 220 लोग कहेगा कि हाँ राष्ट्र संघ में शामिल होना है, तभी शामिल हो सकता है। ये किसके बारे में? स्वतंत्र राष्ट्र के संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में कहा गया था कि 3/3 सदस्य उसे शामिल हो, 2/3 सदस्य
उसमें संघ में शामिल करने पर सहमत हो, यानी कि उसमें दे समय। देख सकते हैं उस समय किस प्रकार से राष्ट्र संघ बना था और किस तरीक़ा से मेला लगा हुआ। जिनेवा में राष्ट्र संघ की 10वीं बैठक किस प्रकार से हुआ था? ये जिनेवा में बैठक हुआ था। कब? राष्ट्र संघ की जिनेवा में राष्ट्र संघ की 10वीं बैठक। कह रहा है अगला, कह रहा है राष्ट्र संघ के अंग, राष्ट्र संघ के क्या क्या अंग थे उसके बारे में हमको जानकारी क्या क्या मिला, कहाँ से मिला, जिसके बारे में हमको देखना है, जानना है, समझना है। कह रहा राष्ट्र संघ की प्रथम धारा के में सदस्य राष्ट्र की सूची एवं दूसरी धारा में इसकी 3 प्रमुख अंगों का चर्चा था। पहला अंग है व्यवस्थापिक सभा, जिसको कोई कहते हैं असेंबली कहते हैं। दूसरा है परिषद, जिसको कहते हैं काउंसिलिंग कहते हैं। तीसरा है सचिवालय, जिसको क्या कहते हैं सेक्रेटरिएट कहते हैं। ये तीनों क्या होना चाहिए? अनिवार्य होना चाहिए। राष्ट्र संघ में ये 3 चीज़ बना रहेगा, यानी प्रमुख 3 अंग हैं किसके? राष्ट्र संघ के। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि भी प्रमुख अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है, जैसे आपको अगर कोई मारेगा पीटेगा, चाहे किसी प्रकार से समस्या किसी तरीक़ा से हो जाएगा, आपको कोई मदद नहीं करे पता, आप कहाँ ही जाएंगे? पुलिस ही जाएंगे। पुलिस यानी कि कहने का मतलब थाना। ये थाना केस दर्ज करेगा, ये कहाँ लेके जाएगा? आपको न्यायालय में जाएगा, जिसको हम लोग कौन कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। उसी प्रकार से जब आपको घर में इतनी समस्या है, छोटा सा घर है इसमें समस्या है, तो बड़े बड़े देश हैं तो 2 देशों के बीच में भी लड़ाई होता होगा, तो 2 देशों के बीच में लड़ाई होगा तो ये किसको ही केस करेगा, कहाँ इसका सुनवाई होगा? तो इसके लिए क्या बना? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना। अब 2 देश के बीच में जब समझौता होगा, लड़ाई होगा, इसके बीच में मध्यस्थता कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बोल सर हम कहें क्या ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है क्या? हम कहें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मतलब हुआ, ये श्रम के मतलब होता है कुछ मजदूर। कौन दूर? मजदूर। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मजदूरी, जो मजदूर का भी एक अलग से संगठन बना। क्योंकि पहले क्या होता था, जब अंग्रेज लोग शासन करते थे तो उस समय में इससे काम, मजदूरों से काम अधिक करवाते थे और वेतन क्या मिलता था? कम मिलता था। उसके साथ साथ इसका काम करने का समय फिक्स नहीं था। जिस प्रकार से अभी आप देखते होंगे आपके घर में कोई अगर लेबर मजदूर काम करने आता होगा तो देखते हैं कि 9 से वो कितना तक बजे करेगा? 4 या ज़्यादा ज़्यादा कितना बजे तक? 5 बजे तक काम करेगा। उसके बाद वो चुपचाप क्या होगा? चला जाएगा। ये कहाँ से पारित हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ही नियम बनाया गया था। लेकिन इसके पहले ऐसा होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जब नहीं बना हुआ था, इसके पहले 6 बजे से लेकर 6 से सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक काम करवाया जाता था। और जब यह काम करवाया जाता था और इसका वेतन भी उतना, पैसा भी उसको ज़्यादा नहीं दिया जाता था। यही कारण था कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कानून बना था। आपको उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। राष्ट्रीय संघ के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए विविध आयोग जैसे संरक्षण आयोग, सैनिक आयोग आदि थे। इसको रक्षा करने के लिए बहुत से आयोग बने, संरक्षण आयोग और सैनिक आयोग। संरक्षण मतलब पहले अपना ही रक्षा करना, दूसरा सैनिक आयोग यानी कि सैनिक के द्वारा क्या कराना? पूरे देश में रक्षा करवाना। फिर अगला करा व्यवस्थापिका सभा। व्यवस्थापिका सभा क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं असेंबली। कौन बली? असेंबली। यह राष्ट्र संघ की प्रतिनिधित्व सभा थी जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व उपस्थित रहते थे। ये राष्ट्र संघ का जो तो क्या था? प्रतिनिधित्व सभा, जिसमें जितना भी इस देश का सदस्य थे उसका एक प्रतिनिधित्व, यानी कि कहने का मतलब हर एक देश से एक आदमी इस सभा में आए हुए रहते थे। यहाँ पर बैठकर अपना सोच में विचार कि किस तरीक़ा से कौन सा काम कराया जाएगा, इस पर सहमति रहते थे। प्रत्येक राष्ट्र को 1 वोट देने का अधिकार था। हर एक राष्ट्र को कितने वोट देने का अधिकार था? 1 वोट देने का। क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़, जब कोई भी नियम होता था, कोई भी लागू होता था, तो क्या चीज़? सभी के सहमति से वोट के माध्यम से ये रूल क्या होता था? नियम पारित होता था। सदस्य के कार्य करने की भाषा
फ्रेंच तथा इंग्लिश थी। यानी राष्ट्र संघ का भाषा कौन था? फ्रेंच तथा इंग्लिश थी। ध्यान देने योग बात, स्टार वाला पॉइंट ध्यान देने। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्यवस्थायक सभा में कितनी भाषाओं में ये होता था? तो 2 भाषा में। कौन कौन? फ्रेंच तथा इंग्लिश। कितनी भाषाओं? 2 भाषाएं। कौन कौन भाषाएं? फ्रेंच तथा इंग्लिश भाषाएं, 2 भाषाएं थे। यानी कहने का मतलब ये असेंबली में बोला जाएगा तो सिर्फ 2 ही भाषा में कोई भी काम होगा। ये पेपर पर भी लिखा जाएगा तो 2 ही भाषा में। कौन? फ्रेंच और इंग्लिश में। क्यों फ्रेंच इंग्लिश में? क्योंकि इंग्लैंड, यूके, अमेरिका में क्या चलता था? इंग्लिश चलता था, और जर्मनी में कुछ चलता था, फ्रेंच चलता था बहुत सारे देश में। इसलिए उन्हीं लोगों ने क्या थे, इस राष्ट्र के सदस्य थे, इसलिए 2 भाषाओं को क्या था? प्रचलित था। यानी कि यही 2 भाषा में वहाँ कार्य हुआ करते थे। इसके कार्यों के अंतर्गत नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना, राष्ट्र संघ के विधान की समीक्षा तथा संशोधन करना। यानी कि इन्हीं लोगों को काम था, यही 2 भाषा में होता था कि नए राष्ट्र जब जुड़ेंगे तो उसमें क्या क्या सदस्य प्रदान करने के लिए क्या क्या नियम, रूल, कानून को फॉलो करना पड़ेगा, 14 सूत्री क्या है, उसके बारे में इन्हीं लोग के पास जानकारी हुआ करता था। और किनको उस सदस्य में लेना है, किनको उस सदस्य में नहीं लेना है, सब इन्हीं के पास जानकारी हुआ करता था। राष्ट्र संघ के विधान की समीक्षा तथा संशोधन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश एवं महासचिव की नियुक्ति करना। उस समय क्या होता था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश एवं महासचिव को क्या करना? नियुक्ति करना। अब आप बता सकते हैं कि अभी कि अंतर्राष्ट्रीय संघ के महासचिव कौन है, जो हमें बता सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व संघ का कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें अभी बता सकते हैं वर्तमान में कौन है, हमें आपको पढ़ाएं। अनुमोदन आदि करना, यानी कि महासचिव कौन बनेगा, और अंतर्राष्ट्रीय का न्यायाधीश यानी कि जज कौन वहाँ बैठेगा, इसका भी कौन करता था? असेंबली के द्वारा ही भी बनाया जाता था या उसका नियुक्ति किया जाता था। असेंबली किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी। ये असेंबली था कि कोई भी राज्य देश में कोई भी घटना घट रहा है तो उस घटनाओं के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता है, या वो घटनाओं को रोक नहीं सकता है, या वो घटनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को है ना मना नहीं कर सकता। सैनिक बल की सहायता से उसे कमज़ोर नहीं कर सकता। इसको कोई उससे लेना देना नहीं था। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर वाद विवाद एवं विचार विमर्श होता था। बस इसमें सिर्फ होता था कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक देश के दूसरे देश के बातों में बात होता था कि किस तरीक़ा से जब ये लड़ने लग रहा है तो इसकी किस तरीक़ा से शांति बनाए रखें और किस तरीक़ा से लड़ने से क्या बचाएं इन सभी देशों को। सभी निर्णय प्रस्ताव पारित कर बहुमत से लिए जाते थे। ये सारा काम कहाँ हुआ था? असेंबली में। ये असेंबली को कहते कुछ व्यवस्थापिक सभा। ये कहाँ बना हुआ था? राष्ट्र संघ में। जो इसका क्या अंग है? 3 अंग है। 3 अंग में पहला अंग था जिसके बारे में हम लोग जाने, ध्यान देने योग्य बात है। अगला अंग क्या है? परिषद। कौन सद? परिषद। आपको देख रहे हैं कौन वाली डिबिया है? पीली वाली डिबिया में। अमेरिका इसके संस्थापक सदस्य नहीं था। ध्यान दीजिए, बनाया था कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति। कब बना था राष्ट्र संघ जी? राष्ट्र संघ बना था 1919 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। किसके द्वारा बनाया गया था? अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। कै सूत्री? 14 सूत्री। कौन सी बना? राष्ट्र संघ। कौन 14 सूत्री को क्या करना है? पालन करना है। कब बन के तैयार हुआ? 10 जून 1920 में। बनाया किसके द्वारा गया था? अमेरिका के द्वारा। और शामिल ही कौन नहीं हुआ? अमेरिका ही शामिल इसमें नहीं हुआ था। सोच लीजिए कितना अच्छा संगठन होगा, जो बनाया हुआ है उसका सदस्य नहीं है। परंतु इसने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की। इस प्रकार प्रारंभ में 4 अस्थायी सदस्य ही रहे, जिसका बाद में विस्तार हुआ। तो जब राष्ट्र संघ में जब प्रारंभ में बना था तो अस्थायी सदस्य कितने थे? 4 अस्थायी सदस्य। कितने अस्थायी सदस्य? 4 अस्थायी सदस्य थे। तो परिषद क्या है? काउंसिलिंग की। परिषद को ही क्या कहते हैं हम लोग? काउंसिलिंग। दूसरी है ना महत्वपूर्ण क्या है, चर्चा करते हैं इसमें। देखते हैं इसकी भूमिका कार्यकारी परिषद के रूप में होता है। ये क्या करता था? कार्यकारी परिषद के रूप में इसमें वहाँ समझा जाता था। इसमें 2 तरह के सदस्य होते थे, अस्थाई और अस्थाई। इसमें कितने प्रकार के सदस्य होते थे? 2 तरह के सदस्य होते थे, अस्थाई और अस्थाई। तो क्वेश्चन पूछेगा काउंसिलिंग में राष्ट्रीय संघ के परिषद में, कौन सा परिषद में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? 2 प्रकार के, अस्थाई
और अस्थाई। अब बोल सर, अस्थाई में कौन कौन से सदस्य होते हैं और अस्थाई में कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो उस समय इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली एवं इसमें कौन थे? अस्थाई सदस्य थे। तो कौन कौन अस्थाई सदस्य थे? इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस और जापान और इटली। कितने? 4 अस्थाई सदस्य थे। कौन कौन? इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली परराष्ट्र परिषद के 4 अस्थाई सदस्य थे। और होता है कौन? परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, अस्थाई सदस्य और अस्थाई सदस्य। अस्थाई सदस्य में कितने कितनी संख्या थी? 4। कौन कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, जापान और इटली थी। बाद में जर्मन तथा रूस को भी शामिल किया। बाद में किसको शामिल किया गया? जर्मन और रूस को। यानी कि अब कितने हो गए? 6 सदस्य होंगे। पहले 4 गो और 2 गो बढ़ा जर्मन और रूस, तो 6 सदस्य। इसमें अस्थाई सदस्यता मिली। अस्थाई सदस्य के रूप में 9 छोटे छोटे राज्य थे। अस्थाई कितने थे? 9 गो। अस्थाई कितने थे? 6 गो। सबसे पहले क्या गो था? 4 गो। कौन कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली। बाद में 2 को कौन शामिल हुए? जर्मनी और रूस शामिल हुए। अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी थी? 9 थी। कौन कौन? छोटे छोटे देश थे। 9 के बारे में जानना जरूरी नहीं है, याद रखिएगा आप सिर्फ किसके बारे में? अस्थायी सदस्य के बारे में। अस्थायी सदस्य के बारे में याद रखना कोई जरूरी नहीं है। परिषद को व्यवस्थापिक सभा के तरह यह भी अधिकार था कि वह राष्ट्र संघ के उद्देश्य के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करे और कोई ठोस कदम उठाए। इनका यह काम था कि सभी राष्ट्र संघ में जितने भी विचार विमर्श होते हैं उस पर सही तरीक़ा से काम करना और एक बड़ा कदम उठाना, ठोस कदम उठाना। इस संदर्भ में उसकी कार्य एवं भूमिका असेंबली से भी अधिक प्रभावशाली थी। और यही कारण था कि उसकी कार्य प्रणाली का क्या था? असेंबली से, यानी असेंबली जो पढ़े, असेंबली से क्या था? बहुत प्रभावित था, यानी ज़्यादा था, उससे भी ज़्यादा काम करना था इसको। जर्मनी के सार तथा डांजिंग क्षेत्र जिसमें अल्पसंख्यक निवास करते थे। कौन संख्यक? अल्पसंख्यक। तो सर अल्पसंख्यक क्या होता है? थोड़ा समझाइएगा हम। कि हाँ, क्यों नहीं समझाएंगे। अल्पसंख्यक मतलब होता है, मानिए आपके गांव है, इस गांव में आपके बहुत सारे जात रहते होंगे। अब कोई जात होगा जो उसका घर कम, संख्या क्या होता होगा? कम होता होगा। मान लेते ए प्रकार के जो कास्ट है वो क्या है? कम है, और बाकी सब का क्या है? ज़्यादा है। यानी ये प्रकार के मात्र 5 ही घर है और बाकी सब के 20 गो है, 50 गो है, 40 गो है। तो इस गांव में कौन सा अल्पसंख्यक कहलाएगा? तो ये अल्पसंख्यक कहलाएगा। यानी कि इसकी संख्या क्या है? कम है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक कहा जाता था। तो अल्पसंख्यक निवास करते थे कि प्रशासन का कार्य युद्ध एवं शांति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेना। ये अल्पसंख्यकों के बारे में निर्णय लेना और युद्ध के बारे में और शांति के संबंधित के कार्यों में क्या करते थे? निर्णय लिया करते थे। सदस्यों को आदेश देना एवं महासचिव को मनोनीत करना आदि के इसके प्रमुख थे। और इसका काम था कि सदस्यों को आदेश देना कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब महासचिव का मनोनीत, यानी महासचिव को कौन महासचिव बनेगा, ये किसके द्वारा पारित किया जाता था? काउंसिलिंग द्वारा, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? परिषद के द्वारा ही किया जाता है। इसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य, 2 प्रकार के, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई कितना? 4। कौन कौन पहला था? इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली। फिर बाद में कितने जुड़े? 2। कौन कौन जुड़ा? रूस, जर्मनी और रूस जुड़ा। और इसमें कितने अस्थाई सदस्य थे? 9 अस्थाई सदस्य थे। जब शुरू बना था तो टोटल कितने बना था? 31 सदस्य थे। बाद में फिर कितना हो गया? टोटल 7 सदस्य हो गए। इसमें क्या अमेरिका राष्ट्र संघ में शामिल था? अमेरिका राष्ट्र संघ में शामिल नहीं था। ये बनाया था कि राष्ट्र संघ बनाया किसके द्वारा था? अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा बनाया गया था। कितने सूत्री थे? 14 सूत्री का प्रतिपादन किया गया था। और इसका कब बना तैयार था? राष्ट्र संघ 10 जून 1920 को बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था।
दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो आप बेल आइकन को दबाकर क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो या किसी प्रकार का आपको सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में नीचे हम लिख के बता सकते हैं कि क्या कोई परेशानी, समस्या, तकलीफ, दिक्कत ये है, तो या किसी प्रकार से हम आपको समस्याओं को हल कर पाएँ। अगर है ना कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख के हमें बताते हैं तो हमें है ना जरूर हमारा कोशिश रहेगा कि उसे जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन आपके पास पहुंचा दें। और इसी प्रकार जब ये ख़त्म होगा तो उसके पास हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।